Okay, so the first question of Indian economy is as follows. Let's begin. Among the following, whose economic estimates were considered important during colonial period? मतलब कि कौन से पर्सन के इकोनॉमिक एस्टिमेट्स को सही माना जाता था एंड इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते थे. इकोनॉमिक एस्टिमेट्स का मतलब है इकोनॉमी से रिलेटेड जो एस्टिमेट्स होते थे, जो डिसीजंस होते थे वो. ठीक है. सो द पर्सन हेयर इज दादा भाई नावरोजी. दादा भाई नावरोजी के जो एस्टिमेट्स थे हम उन्हें एकदम एक्यूरेट एंड इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते थे. ओके. एंड वन मोर थिंग, कॉलोनियल पीरियड का टाइम कौन सा है? व्हेन इंडिया वाज कंसिडर्ड एज अ कॉलोनी. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स के अंडर होती थी इंडिया. सो ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है. ओके. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे क्या चीज़ होती थी, हमें इसमें से देख के बताना है. इंडिया वॉज अ सप्लायर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर ऑफ रॉ मटेरियल. कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज मोर. अब यहाँ पे उन्होंने कॉलोनियल पीरियड के बारे में पूछा है. ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया सारे के सारे जो फिनिश प्रोडक्ट्स थी वो सप्लाई ही करती थी. राइट. यहाँ पे कंजम्पशन भी पूरी होती थी. सो दैट डजंट मीन कि सिर्फ सप्लाई ही होते थे फिनिश प्रोडक्ट्स. तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया. बोथ ए एंड बी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर ए रॉन्ग हो गया तो मतलब सी तो डेफिनेटली हो नहीं सकता. मेनी सिंसेयर एफर्ट्स एक्चुअली कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए हम ये पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करते. ठीक है. बिकॉज व्हेन इंडिया वाज कंसिडर्ड एज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो हम ये मानते थे कि उनके जो भी एफर्ट्स हैं वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट होते थे और उनके अपने पर्सनल बेनिफिट्स को फुलफिल करने के लिए होते थे. तो उनके एफर्ट्स को हम सिंसेयर कभी नहीं मानते थे. अब यहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में थे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर लें, प्रमोशन कर लें इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने प्रॉफिट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वो हमेशा प्रोटेक्ट करते थे दैन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. उन्हें इंडियन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से दे वर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ माई करेक्ट आंसर. यहाँ पे आपको कॉलोनियल पीरियड के बारे में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू विल कंसिडर a negative statement for them, but colonial government के जो efforts होते थे या जो भी positive कम ही होते थे, so हम mostly उन्हें negative side पे ही consider करते हैं. right? okay, British period के time पे growth rate per capita इनकम, पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है? पर पर्सन की जो इनकम थी उस इनकम को हम कितनी मानते थे, उस टाइम पे ग्रोथ रेट कितना हुआ करता था, दैट यू नीड टू टेल हेयर. यहाँ पे उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट था वो था 0.5%, बहुत ही कम था. ठीक है. बिकॉज इंडिया एज अ होल वॉज नॉट ग्रोइंग. इंडिया सिर्फ एक ब्रिटिशर्स के अंडर, इट वॉज जस्ट वर्किंग एज अ सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. जैसा वो कहते थे इंडिया वैसा ही चल रहा था. सो उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम था क्योंकि लोगों को कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो किसी भी टाइप की जॉब्स कर ले. तो अल्टीमेटली पर हेड जो इनकम थी वो काफ़ी कम थी. राइट. ओके. द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज. अब ये हम सबको पता है, अगर आपने ये पार्ट नहीं भी कभी पढ़ा हुआ. ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी? डेवलप तो इंडियन इकोनॉमी आज तक नहीं हुई. राइट. अभी भी इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ डेवलपिंग कंट्री. डेवलप तो इंडिया आज भी नहीं है, तो डेवलप्ड तो हो नहीं सकता. अंडर डेवलप हाँ है अभी भी. स्टेगनेंट का मतलब है विच इज स्टैंडिंग, या फिर यू कैन से इट इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट इज अ बेटर वर्ड. आप इसमें कांस्टेंट भी कह सकते हो. कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा. स्टेगनेंट का मतलब ये है. मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम ये कह रहे थे कि इंडिया जस्ट एक स्टैंडिंग इकोनॉमी है जिसमें कोई खास चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट है, कुछ मतलब बिल्कुल सेम सी ही है. राइट. सो बी एंड सी इज माई करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों वर्ड्स ही बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को. ओके. अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो किस में ज़्यादा एंगेज थी? ये भी हमें बिना पढ़े पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड थी. आज भी हम ये मानते हैं कि मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू
more than 50% of the revenue या फिर मतलब a large population of India even today is engaged in agriculture sector. तो उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारी प्रायोरिटी होती थी एंड मोस्टली इनकम कंजम्पशन सब कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होता था. अगेन वी हैव असर्शन रीजन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लेटेस्ट पैटर्न में आ रहे हैं, ठीक है, एंड इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को ए एंड बी में कन्फ्यूजन होती है. वो भी तब होती है अगर दोनों ठीक हो. अगर ए भी ठीक है आर भी ठीक है तो कन्फ्यूजन राइज हो जाती है कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है, ठीक है. तो अब पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो. अच्छा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या ये लो थी? हाँ थी लो, बिकॉज एक्चुअली धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. सो ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखें तो इट वाज वेरी लो. इट इज़ ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ओनली. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अगर लो थी तो उसमें कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ओनली नहीं है. यहाँ पे मैंने आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ओनली वाले ऑप्शंस में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ओनली में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि क्या सिर्फ यही रीज़न था. नो, बहुत सारे और भी रीजंस थे. जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज चलो कर दिया था. देन इनके डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आए, जैसे ज़मींदारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है. दीज सिस्टम्स ऑल्सो लेड टू द प्रोडक्टिविटी बीइंग वेरी लो, ठीक है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो गई थी इन सिस्टम्स की वजह से भी. सो यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न नहीं है. हाँ, ये एक रीज़न था बट नॉट कम्प्लीटली, ठीक है. इन्होंने एग्रीकल्चर को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. इन्होंने फार्मर्स को ये फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था कि वो सिर्फ कैश क्रॉप्स ही ग्रो करें, ठीक है. एंड इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर काफ़ी डाउन हो गया था. सो यहाँ पे मुझे पता चल गया ए इज़ करेक्ट एंड बी आर जो है वो हमारा रॉन्ग है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ माई करेक्ट आंसर, जिसमें ए ट्रू है एंड आर इज़ फॉल्स. Done. So C is the correct answer. Next is identify the correct statement about जमींदारी सिस्टम. मैंने अभी इसकी बात करी थी. तो ये सिस्टम्स ऐसे थे जिन्होंने धीरे धीरे पूरी कंट्री प्रोडक्टिविटी को भी रूइन करना स्टार्ट कर दिया था, राइट. इसमें अब लेट्स सी कि जमींदारी सिस्टम में एक्चुअली क्या क्या हुआ था. इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है. ये चीज़ हमारी करेक्ट है. एक्चुअली नाउ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू क्रैमिंग ऑल्सो, ठीक है. कहीं ना कहीं आपको इंडियन इकोनॉमी में क्रैमिंग करनी पड़ेगी. या इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बट इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं बनेगा. सो आपको इसमें अच्छे से लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है. दैट इज़ वाई आई हैव गॉट सच क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको अलग अलग टाइप के सिस्टम्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इनमें क्या क्या था. बाकी लर्न तो आपको करना पड़ेगा इन डिटेल. ओके, तो ये सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, फाइन. ब्रिटिश ऑफिसर्स डायरेक्टली चार्ज रेंट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स. इसमें ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली वर्ड यहाँ पे गलत हो गया. सो ये स्टेटमेंट गलत है हमारी. इट वॉज वेरी सक्सेसफुल. एक्चुअली ये जो पुराने सिस्टम्स थे ना, इनमें से सक्सेसफुल तो बहुत कम थे. वेरी रेयर सिस्टम्स वर कम्प्लीटली सक्सेसफुल. तो वेरी वाला तो वैसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं. डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग द स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड. यहाँ पे डेट फिक्स करी गई थी कि इस डेट को रेवेन्यू पे करना ही करना है. दैट मीन्स ए एंड डी इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. कॉमर्शलाइजेशन, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है. तो अब बताओ कि इसका मीनिंग एक्चुअली होता क्या है. मैंने आपको अभी थोड़ी सी हिंट दी थी कि इन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज करना स्टार्ट कर दिया था. इन्होंने कौन सी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोला था पेजेंट्स को, फार्मर्स को? कैश क्रॉप्स. इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो कंजम्पशन के लिए तुम फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो ना, इनको छोड़ दो, ये नहीं करनी करो. कैश क्रॉप्स पे फोकस करो, सो दैट हम उनको सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, राइट. सो वो इंडियन लोगों के कंजम्पशन मोटिव से ज़्यादा उनका मेन मोटिव ये था कि वो मनी अर्न करें थ्रू दीज क्रॉप्स. तो उन्होंने एग्रीकल्चर को भी मोल्ड कर दिया फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है. इसको हम कॉमर्शलाइजेशन बोलते हैं. वहाँ पे मेन इशू था ओनली वर्ड का.
तो वहाँ पे ओनली से ये पता चल गया कि सिर्फ एक रीज़न नहीं था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लो होने का, देयर वर मैनी रीजंस, राइट। सो वहाँ पे ओनली की वजह से वो रीज़न रॉन्ग था। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज सारे फार्मर्स जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे थे उन सब ने क्या चेंज कर लिया था अपना क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड टू कमर्शियल क्रॉप्स। नो, ऐसे बहुत सारे फार्मर्स थे जिन्होंने इसका there were many farmers who went against these laws, who went against this rule। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कैश क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। तो सारे फार्मर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है। ये ऑल वाले स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑल तब यूज होता है जब सबने वो चीज़ करी हो, एंड ये कम होती है सिचुएशन जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में चलें, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। एंड स्मॉल फार्मर्स, sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture। समझ ही आ रहा है पढ़ के, मतलब देख के ही पता चल रहा है कि स्मॉल फार्मर्स के पास ना ही कोई they had no resources and also they had no incentives कि वो इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर में, इसीलिए एग्रीकल्चर में कोई मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो पाती थी एट दैट टाइम, राइट। सो 2 is true and 1 is false। 1 is false आएगा यहाँ पे। उस टाइम पे कितने लोग लिटरेट थे? इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने लोग एजुकेटेड थे इंडिया के? लिटरेसी परसेंटेज। सी नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जितना आप ये वीडियोस को देखोगे आपके माइंड में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रिवाइंड हो जाएंगे, एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, राइट। ओके, सो उस टाइम पे लिटरेसी परसेंटेज थी ओनली 16%, ठीक है। सिर्फ 16% लोग, इंडियन लोग उस टाइम पे एजुकेटेड थे। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज कॉज्ड बाय, धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों डिके होती रही? डिके का मतलब हो गया यहाँ पे डिक्लाइन, यू कैन से फॉल ऑल्सो। धीरे धीरे क्यों फॉल होने लग गई जैसे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? ओके, सो ब्रिटिश की टैरिफ पॉलिसी, एक्चुअली टैरिफ पॉलिसी में क्या था कि यहाँ पे कॉटन या जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी उस पे दे इम्पोज्ड टैक्सेस। इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए, कॉटन, जूट एट्सेट्रा। सो इसकी वजह से भी धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, धीरे धीरे लोगों को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होनी भी कम हो गई। उन्होंने रेडीमेड प्रोडक्ट्स पे या फिर नॉर्मल जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये डिमांड जो ये पैटर्न चेंज होता है ना डिमांड का, दिस हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलवेज, है ना। देन इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड। अब ये जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर बेटर इन क्वालिटी, एक्सपेंसिव होते हैं बट दे आर बेटर इन क्वालिटी, है ना। एंड ये जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं ये एक्चुअली लेबर इंटेंसिव सेक्टर है पूरा, जिसमें लेबर खुद अपने हाथों से हर चीज़ बनाते हैं। सो यहाँ पे ऑल इज़ माई आंसर। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत डिक्लाइन हो गई। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों करनी स्टार्ट कर दी इंडिया में? टू रिड्यूस इंडिया एज अ मेयर एक्सपोर्टर, कि उसको सिर्फ एक एक्सपोर्टर ही बना के रखें हम और कुछ ना करें, तो ताकि हम इंडिया को इस चीज़ से और ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव पर लेकर जाएं, वो सिर्फ एक्सपोर्टर ना बना रहे रॉ मटेरियल का, राइट। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि अगर इंडिया में इतना रॉ मटेरियल है देन सम इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप सो दैट हम उस रॉ मटेरियल को अपने इंडिया के लिए भी यूज़ करें। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक्सपोर्टिंग इज़ नॉट ऑलवेज गुड। अगर मैं आपको पूछूं एक क्वेश्चन, सपोज आपको पूछ लें कि एक्सपोर्टिंग इज़ 100% अ बेनिफिट, तो नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्सपोर्टिंग हमेशा बेनिफिट होता है, ठीक है। एक्सपोर्टिंग अप टू सम एक्सटेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ सिर्फ एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। टू मेक इंडिया मोर मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, आगे देखते हैं। टू मेक इंडिया अ मेयर मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। एक्चुअली ये हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम ब्रिटिशर के टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने ये पढ़ लिया कि हाँ कि हमें इंडिया को रिड्यूस करना है एज अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज हमें मतलब ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ये था कि उन्हें इंडिया को मेयर मार्केट बनाना है, सिर्फ एक मार्केट बनाकर रखना है
फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, उन्हें इंडिया को सिर्फ एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए बना के रखना है कि वो सिर्फ ब्रिटिश गुड्स के फिनिश प्रोडक्ट्स ही बनाते रहे, राइट। उस मार्केट में सिर्फ ब्रिटिश के गुड्स ही सेल हों, तो इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करा। सो ए एंड सी इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। Which type of industries were began root in India during second half? अब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में किस टाइप की इंडस्ट्रीज दिखनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई? वो है कॉटन एंड जूट मिल्स, राइट। कॉटन एंड जूट मिल्स, क्योंकि हमें पता है कि कॉटन एंड जूट हमारे एक बहुत ही पावरफुल रॉ मटेरियल्स हैं इंडिया के। सो इस टाइप की इंडस्ट्रीज सबसे पहले लगनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली इंडस्ट्रीज उन्हीं रॉ मटेरियल्स की बनेंगी ना जिनकी अबंडेंस है इन अ कंट्री। सो दैट इज व्हाई कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स हमेशा वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्यों होती थी? आपको ये बताना है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ऐसा कौन सा बेनिफिट था जो कि कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन द नियर बाय एरियाज, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट के आसपास ही कॉटन कल्टीवेशन होती थी कॉटन की। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर आसपास ही कॉटन कल्टीवेट हो रही है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा अबंडेंटली कॉटन अवेलेबल होगी। सो दैट इज़ वाई कॉटन इंडस्ट्रीज वहाँ होती थी। ब्रिटिशर्स हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी देयर, ये हम नहीं कह सकते, नॉट अ वेरी नाइस पॉइंट। ठीक है, इट हैड डेवलप्ड पोर्ट सिस्टम, हाँ ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि वहाँ पे सी पोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा था जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गई थी। ठीक है, सो दिस इज नाइस। देयर वाज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द मिल ओनर्स एट दैट टाइम, हम ये नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं है ऐसा, एंड उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती भी नहीं थी। सो दिस ऑप्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट। माई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी, इसका मतलब सी पार्ट मेरा आंसर है। जूट मिल्स को डोमिनेट कौन करता था एंड वो कहाँ पे हमें मिलते थे? जूट मिल्स को यूजुअली फॉरेनर्स डोमिनेट करते थे। डोमिनेट का मतलब होता है कि किसके अंडर ज़्यादा होते थे। ठीक है, कौन इन्हें चलाता था उसको बोलते हैं डोमिनेट करना, एंड ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बंगाल में होते थे। ठीक है, व्हेन डिड बंगाल फेमाइन टेक प्लेस? फेमाइन का मतलब बेसिकली होता है लैक ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, जब बिल्कुल ही फूड मतलब बंद ही हो गया मिलना। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही शॉर्टेज हो गई फूड की, दैट इज नोन एज फेमाइन। अब ये है कि बंगाल में एक सिचुएशन ऐसी आई थी फेमाइन की, तो ये कौन से ईयर में हुई थी? दिस वाज ईयर 1943, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी आपको लर्न करना पड़ेगा ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल ईयर्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोई अगर स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात हो रही है कि हाँ ये वाला इंसिडेंट ही कब हुआ था, सो उस केस में यू नीड टू लर्न द ईयर्स। इसको हमने अरेंज करना है इन सारे इवेंट्स को हमने अरेंज करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, सो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुई थी इंडिया में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुई इंडिया में, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वॉज ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, उसके बाद ये देखा गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म यू शुड नो, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो एंड में CO है ये कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये 3 है। एंड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिकली ये हमारे बन रहे हैं। सो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एक बहुत ही कॉमन टर्म है एंड बहुत ही फेमस टर्म भी है। सो आपको पता होना चाहिए कौन सा ईयर था, 1921। एंड इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस टाइम पे ड्यू टू फेमाइंस इन इंडिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हम इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, फेमाइंस की वजह से पॉपुलेशन स्टार्टेड टू रिड्यूस। ओके, सो मेरा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे होता है 3, 4, 2, 1। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, अब इसमें भी आप देख रहे हो, इसमें इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। अगर आपको इसमें से 1-2 इवेंट्स भी याद है ना, यू कैन इजीली डू इट, राइट। क्योंकि अगर आपको पता है कि सबसे पहले रेलवेज आई थी इंडिया में, तो थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, तो और किसी ऑप्शन में 3 वैसे भी नहीं है, सो आपका 1 से ही हो जाता है आंसर सॉल्व।
Read the following statements and choose the correct. इंडिया की फॉरेन ट्रेड वॉज जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. ज़रूरी नहीं है, उस टाइम पे कोई इतनी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड नहीं होती थी कि इतना एक्सपोर्ट में हमारा सरप्लस चले. ठीक है, सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. देन इज दिस सरप्लस रिजल्टेड इन फ्लो ऑफ गोल्ड. है ये गोल्ड और सिल्वर इनटू द कंट्री. क्या ये सरप्लस कंट्री में बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर लेके आया था? नहीं. ठीक है, इनफैक्ट उस टाइम पे तो इंडिया से गोल्ड और सिल्वर सिर्फ निकलता ही था. ठीक है, एंटर नहीं होता था ये चीज़ें. सो सरप्लस ज़्यादा नहीं था एंड उससे कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं होता था. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता. This question is more related to common sense than your syllabus. तो common sense कैसे है मैं एक बार आपको बता देती हूँ so that you are able to identify आगे से कि आपको कैसे पता चलेगा. मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बता दी थी that ब्रिटिशर्स के जो भी रूल्स थी पॉलिसीज थी वो they actually did bad for the people. ठीक है, more than good. गुड से ज़्यादा उनकी जो इफ़ेक्ट्स थे वो बैड इफ़ेक्ट्स थे. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की, क्या उन्होंने एडवर्सली अफेक्ट किया था स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को, वॉल्यूम को इंडिया की? ठीक है, आगे देखते हैं. लिबरल पॉलिसीज पहली बात थी ही नहीं ब्रिटिशर्स की. लिबरल मतलब फ्रीडम. नो काइंड ऑफ फ्रीडम वॉज प्रोवाइडेड टू द इंडियंस. तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज क्या फेवरेबली अफेक्ट करती थी? मैंने आपको पहले ही बताया पॉजिटिव इफेक्ट इसमें कम ही होते थे, बहुत कम. ठीक है, 90% इसमें नेगेटिवली ही अफेक्ट करेंगे ब्रिटिशर्स की हर चीज़. राइट, बाकी डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, इनकी ट्रेड पॉलिसीज को हम इफेक्टिव वर्ड से नहीं बोलेंगे. तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज थी इन्होंने बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट किया था हमारे स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम को. What is true about occupational structure on eve of independence of India? Occupational structure का मतलब है occupation उस टाइम पे. ठीक है, सो उसको कैसे अफेक्ट किया था? About the occupation structure. इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोगों की किस टाइप की ऑक्यूपेशन रहती थी? ठीक है, ये बताना है हमें. इन सम पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी देयर वाज डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. हाँ, उस टाइम पे हुआ था ये. राइट, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू लर्न कि उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में. एंड बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली अराउंड 70 to 75% जो लोग थे वो एंगेज्ड थे इन एग्रीकल्चर ओनली. सो ये भी मेरा करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन नंबर A and B is the correct option. आगे भी देख लेते हैं. उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब वर इमर्ज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग हब. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मैन्युफैक्चरिंग हब्स में और भी आते थे. ठीक है, सिर्फ ये नहीं थे. मोर एंड मोर पीपल वर वांटेड टू रिमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. हाँ, ये चीज़ ठीक है, बट इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि उनका ऑक्यूपेशनल सेक्टर क्या था. ये बेसिकली उनकी डिज़ायर बताई है हमने. ठीक है, ये हमने ये बताया कि दे वांटेड टू रिमेन. उनकी बेसिकली ऑक्यूपेशन डिस्क्राइब कहाँ से हो रही है. अगेन यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस. ठीक है, रेलवेज ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को 2 वेज में अफेक्ट किया था. रेलवेज जैसे ही इंडिया में आई थी उन्होंने कैसे कैसे अफेक्ट करा. द वॉल्यूम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स एक्सपैंडेड. क्या इंडिया के एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम एक्सपैंड हुई? हाँ, हुई, बिकॉज रेलवेज ने हेल्प करा ताकि वो बाकी एरियाज में इंडिया के रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए. राइट, इट इंक्रीजेस द जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर. क्या इसने कोई बैरियर को बढ़ाया? दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट. इट फॉस्टर्ड अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्या इसने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करना स्टार्ट कर दिया? बिकॉज यहाँ पे अब आपको ये ध्यान देना है, अफेक्टेड का क्या मतलब होता है? अफेक्टेड का मतलब होता है आप यहाँ पे क्या बताओगे कि इसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता सकते हो एंड नेगेटिव भी बता सकते हो. ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स में मतलब कि उसने अफेक्ट क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ों को उसने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, इसमें कोई बैरियर्स, देखो नेगेटिव पॉइंट सेकंड भी था लेकिन ये बैरियर उसने कोई क्रिएट नहीं किए थे. कॉमर्शलाइजेशन मतलब क्रॉप्स की सेलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी बाहर.
कॉमन पीपल बिकेम रिच ड्यू टू रेलवे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. एक कंट्री में जेंडर बायसनेस कैसे पता चलती है? पता चलती है थ्रू द लिटरेसी रेट. अगर हम स्कूल्स में, ठीक है, कॉलेजेस में या फिर हर जगह ऐसे ये देख रहे हैं कि बॉयज की जो परसेंटेज है मोर है, ठीक है, एंड गर्ल्स उस स्कूल में बहुत कम है, या उस एरिया में या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स की परसेंटेज बहुत कम है, इसका मतलब उस सोसाइटी में जेंडर बायसनेस हो रही है. तो बेसिकली जेंडर बायसनेस सोसाइटी में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे इंडिकेट होती थी? थ्रू लिटरेसी रेट, कि कितने लोग उस टाइम पे स्कूल में आ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने किस टाइप की इकोनॉमी बनने का डिसाइड किया? एक्चुअली हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड. सोशलिस्ट का मतलब होता है जो कि डील करती है विद सोसाइटी, इसमें सोसाइटी भी डिसाइड करती है एवरीथिंग. कैपिटलिस्ट का मतलब होता है इन विच ओनली द गवर्नमेंट इज द ट्रू किंग, जिसमें गवर्नमेंट किंग है और सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है. मिक्स का मतलब है S+C, सोशलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है. गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी बट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, एंड सोसाइटी को भी राइट है हर चीज़ जानने का. सो इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी को ही प्रेफर करेंगे. A plan document which specifies the objective to be attained in the 5 years of a plan. अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं कि हमें जो अटेन करने हैं अगले 5 years में एंड अचीव्ड टू बी इन 20 years, जो हमें अटेन करने हैं 5 years में उन्हें अचीव भी करना है 20 years में, इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है आगे फ्यूचर को लेकर एंड उससे रिलेटेड फिर हमें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है. नेक्स्ट, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या विटनेस किया है? अ कंसिडरेबल फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है इन्फेंट्स की डेथ रेट. ठीक है, इन्फेंट्स जैसे ही मतलब बर्थ होते ही उनकी डेथ, तो ये चीज़, ये जो रेट है धीरे धीरे इंडिया ने इसमें फॉल किया है. तो इसके फॉल का ये बेनिफिट है, अच्छा पॉइंट है ये रेट फॉल ही होना चाहिए. ठीक है, सबको पहले तो ये समझना है कि ये अच्छी चीज़ हो रही है या नहीं. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉल. फॉल किन की वजह से नहीं हुई? इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, हाँ इम्प्रूवमेंट हुई तो रेट फॉल हो गया. ठीक है, अच्छी बात है ये. एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हुए तो धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आई रिलेटेड टू वेरियस हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम. टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन हुई तो लोगों को नॉलेज हुई टेक्नोलॉजी की एंड एवरीथिंग. अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, फॉल होगा, दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के फॉल का रीजन नहीं है ये. सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर. राइट? So I hope you have understood the questions.